चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर, इसका नाम है वैद्युत रसायन, उसका एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हम लोग जानेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है और इसका निर्धारण कैसे करी जाती है, मतलब इसका मान कैसे ज्ञात करी जाती है, और साथ में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के लिए इसका मान क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ये ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, अभी तक मैं आपको पीछे वाले वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। देखो, वह मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का अगर मान निकालना है तो इसके लिए हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि मैं प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव आपको बता दिया गया था कि जब किसी पात्र में क्या करते हैं, धातु की छड़ को डाल देते हैं, धातु की छड़ को क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो वहां पर धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण, मतलब धातु की छड़ और विलयन के बीच ऑक्सीकरण अवकरण होता है, तो उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ये कोई विलयन है, अब मान लेते हैं कि इसमें कोई धातु की छड़ डाल दिएगा, तो जो धातु की छड़ होता है उसी का इसमें विलयन रहता है। अगर मानते हैं धातु की छड़ Zn है तो इसका विलयन ZnSO4 का हो जाएगा। अब यहाँ पर धातु की छड़ और विलयन के बीच कोई ना कोई विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होगा, इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है कि 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना, इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है इलेक्ट्रोड विभव में। लेकिन अगर फिक्स कर देंगे, मान लीजिए कि आपका ये विलयन है, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई पात्र है, इसमें कोई धातु की छड़ डाल दिया गया है, ठीक है ना, धातु की छड़ डाल दिया गया है, और इसमें उसी धातु की छड़ का लॉन विलयन है, मतलब उसमें उसी का एक विलयन है। अब यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया कि इसका मोलर सांद्रण 1 चलेगा, और साथ में इसका जो टेम्परेचर चलेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 298 केल्विन पर इसका ताप कितना फिक्स कर दिया गया। देखिए, जब विलयन का ताप फिक्स कर दिया जाएगा, उसका मोलर सांद्रण एकदम फिक्स कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका प्रेशर भी जो चलेगा ना, वो 1 एटमॉस्फेयर का चलेगा, 1 ATM का, क्योंककि STP पर चले ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर चलेंगे। तो स्टैंडर्ड करने के लिए इसका जो प्रेशर होगा वो 1 ATM, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन, और इसका जो मोलर सांद्रण होगा वो 1 मोलर सांद्रण चलेगा, ठीक है ना। तो ये तीन काम अगर जिस विलयन में हो गया, वही इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना, मैंने बता दिया ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? क्योंकि यहाँ विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन अगर इसी कंडीशन में इसका ताप फिक्स कर दिया जाए 298 केल्विन, और इसका प्रेशर जो है फिक्स कर दिया जाए 1 ATM, इसका मोलर सांद्रण फिक्स कर दिया जाए 1 मोलर सांद्रण फिक्स कर दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो, सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, किसी भी टेम्परेचर पर आप गर्म कर सकते हैं, मतलब उसका तापमान कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 70 केल्विन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोड विभव का। लेकिन मानक की बात आ जाएगी ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात आ जाएगी, तो वहां पर टेम्परेचर फिक्स होता है 298 केल्विन, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर फिक्स हो गया, उसका प्रेशर फिक्स हो गया, उसका मोलर सांद्रण फिक्स हो गया, ये तीनों चीज फिक्स हो जाते हैं। तो मोलर सांद्रण 1 मोलर सांद्रण, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, और इसका जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 ATM, मतलब इसका वायुमंडलीय दाब 1 लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तीन काम होता है किसमें, मानक इलेक्ट्रोड विभव में। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे दीजिएगा, इसका सिंपली आप डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जब किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में, चाहे उसी के विलयन में डालते हैं, सिंपली आप लिख सकते हैं, जब किसी पात्र में धातु की छड़ को डालते हैं, क्या करते हैं, जब किसी पात्र में धातु की छड़ को डालते हैं और वहां पर तापमान 298 केल्विन, और उसका मोलर सांद्रण 1 मोलर सांद्रण, और उसका वायुमंडलीय दाब 1 ATM है, तो उस कंडीशन में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक मतलब स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में आपको चलना है, वहां पर टेम्परेचर 298, मोलर सांद्रण 1 और वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए, जिसमें ये तीनों आएगा। जिस इलेक्ट्रोड विभव में ये तीनों आ गया, ATM 298 केल्विन और 1 मोलर सांद्रण, समझो कि वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अवकरण। क्या होता है ना कि देखो, इलेक्ट्रोड में दोनों तरह गुण पाए
जाती है, कुछ इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जो धातु की छड़ उसमें डाली जाती है। तो इलेक्ट्रोड में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने का भी गुण पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का भी गुण पाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो तो भैया ऑक्सीकरण कहलाएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण त्यागने वाला गुण होता है। अवकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिसके कारण से उसमें ऑक्सीकरण होता है, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, जिसके कारण से वहां पर अवकरण होता है। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। मानक इलेक्ट्रोड भी हो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण, ये ज्यादा क्वेश्चन करता भी नहीं है। अब यहां से हम लोग जानेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हम कैसे करते हैं इसको समझिए। पहले मैंने आपको समझा देना मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव तो देखो बोल सकते हैं कि जब विलयन का टेम्परेचर 298 केल्विन, उसका मोलर सांद्रण 1 और उसका वायुमंडलीय दाब 1 atm कर दिया जाए, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कहते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे करता है ये समझ लीजिए। देखो बुआ, ये तो इसमें मैंने क्या किया, देखो ये आपका कोई पात्र था, इसमें क्या किया, धातु का छड़ डाल दिया गया। कोई भी धातु की छड़, कॉपर या जिंक कुछ भी उठा लीजिए। अभी मान के चलो ये कोई धातु का छड़, उसी का विलयन इसमें डाला गया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर दिए, या तो 298 केल्विन नहीं तो 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मोलर सांद्रण भी फिक्स कर दिया गया, 1 मोलर सांद्रण। इसमें जो वायुमंडलीय दाब डाल जाएगा वो भी फिक्स है, 1 atm हमें डालना पड़ेगा। ये 3 काम जिसमें हो गया, समझ लो कि वो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कही जाएंगी। ठीक है ना। अब समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करी जाती है, इस पर जो डाली जाए साहब। देखो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पिक्चर है, पिछले वाले वीडियो आप पढ़े होंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो बच्चा पढ़ लिया होगा उनके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। देखो ये जो पिक्चर है ना, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पिक्चर है। ये मैंने इसमें क्या किया, कॉपर का विलयन लेकर जिंक का विलयन लेकर चल दिया, इसमें कॉपर का विलयन लेकर चल दिया, दोनों तरह का अलग अलग मैंने इसमें क्या किया, विलयन बना लिया। ठीक है। अब देखो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो 2 तरह का विलयन में लेकर चला हूं, एक जिंक सल्फेट का, दूसरा कॉपर सल्फेट का। आप दोनों में दिखा रहा हूं कैसे यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात करेंगे। सिंपली समझो, मैंने इतना बता दिया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का यदि आपको निर्धारण करना है तो उसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो जाकर पढ़िए, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। देखो बुआ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है हमेशा शून्य मानी जाती है। अब हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर ज्ञात करना है तो उसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका विभव शून्य होता है। तो जिसका हमें निकालना होता है तो आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए हमें जिंक का निकालना है तो हाइड्रोजन का संग लेकर चलेंगे तो उसका विभव शून्य होता है, तो आराम से जिंक का निकल जाएगा। अगर कॉपर का निकलना है तो उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होता है टेम्परेचर विभव जो होता है वो शून्य होता है, तो कॉपर का आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका विभव शून्य होता है, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी क्या होता है, उसका जो वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर चलता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो पहला जो पात्र लेकर चला हूँ, इसमें मैं लेकर चला हूँ ZnSO4 का विलयन, मतलब जिंक सल्फेट का विलयन लेकर चला हूँ। अब यहाँ देखियो, यहाँ समझो, यहाँ जो धातु की छड़ है वो जिंक की छड़ है, और आपको पता होगा कि जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल कर इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो Zn ये जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन इस त्यागने की प्रवृत्ति होता है जिंक में, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फिर वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। यानी जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Zn2+ और 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यानी ठीक है ना। देखो बुआ, मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर ले रहा है, ये हाइड्रोजन वाला ग्रहण कर रहा है। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर माप लेता है कि आखिर कितना इसका इलेक्ट्रोड विभव है, मतलब इसका कितना मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये जितना भी छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आके इसको ग्रहण करेगा। देखो अब जैसे ही ये जिंक क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, भाई इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये क्या करेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको ग्रहण करेगा। अब देखो यहाँ पर ये H+ जो आयन है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये जो H+ आयन, क्योंकि इसमें H+ आयन गुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इसमें HCl होता है। ठीक है ना। HCl का इस विलयन होता है, इसमें भी 1 मोलर सांद्रण लेकर चलते हैं, तो ये HCl
HCl का विलयन होता है। तो इसमें H प्लस जो आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो अपना हाइड्रोजन आयन बना लेता है, H2 आयन क्या करता है, बना लेता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा है उसको H प्लस आयन, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का H प्लस आयन उसको ग्रहण कर ले रही है और क्या बना रही है, H प्लस आयन बना रही है। देखो यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये वाला जो पात्र है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रही है और क्या बना ले रही है, हाइड्रोजन बना ले रही है। तो यही अभिक्रिया हो रही है इसमें। अब यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होती है उसको वोल्ट मीटर मापने का काम करता है, क्योंकि देखो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा और एक कुंजी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझो अगर इसका हम लोग क्रिया पूरा कर देते हैं, इसका पूरा क्रिया, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Zn और प्लस हो जाएगा H प्लस, ठीक है ना। इज इक्वल यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका Zn2 प्लस और उसके बाद साथ में आपका ये बनेगा H2। ये इसी को हम लोग सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है, एक सेल अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। यहाँ जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जो त्यागता है ना वो ऑक्सीकरण होता है और यहाँ H प्लस जो है ना ये ग्रहण कर रही है। ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब ये मतलब यहाँ पर अवकरण हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक त्याग रही है तो ऑक्सीकरण, यहाँ पर अवकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें होती है ना उसको हम लोग लेकर चल, ध्यान दीजिए। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिंक में है, इसका मतलब यह ऑक्सीकरण हो रही है। और जहां ऑक्सीकरण होता है वह ऋणोड कहलाता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऋणोड कहलाएगा, यानी इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। और यहाँ अवकरण हो रहा है तो इसका चिन्ह क्या कहलाएगा, प्लस कहलाएगा। तो एनोड यहाँ पर माइनस और कैथोड क्या हो जाएगा, प्लस है। देखो इस पात्र में मैं बता रहा हूँ आपको, इस पात्र में, इस वाले में जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब ऑक्सीकरण मतलब वहां पर ऋणात्मक। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब अवकरण हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अवकरण हो रही है, यानी ये कैथोड हो जाएगा। और ये क्या, किसका चिन्ह हो जाएगा, इसका प्लस का। यहाँ जो पात्र में विभवांतर उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है, उसका मापन वोल्ट मीटर कर लेता है। और देखो जिंक के लिए जो यहाँ पर निकलती है इलेक्ट्रोड विभव वो होता है -0.763 होता है। यही निकलता है इलेक्ट्रोड जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ये मान निकल जाता है। इसके लिए वोल्ट मीटर प्रयोग करता है, वोल्ट मीटर ही क्या करता है, मापन कर लेता है, सिंपली ये। अब माइनस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण। आप प्लस लगा देंगे तो वो दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, प्लस लगा देंगे तो अवकरण को दर्शाएगा। बाबू सिंपली अगर बात में अगर मोटा मोटी आपको समझाना चाहूँ ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली बात क्या है समझो। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और यहाँ पर मैंने एक जिंक का पात्र लेकर चल दिया, दोनों को लवण सेतु, देखो लवण सेतु के माध्यम से मैंने जोड़ दिया। तो जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको क्या करता है, हाइड्रोजन वाला जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। देख सकते हैं जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा और उसी इलेक्ट्रॉन को ये जो पात्र है ना हाइड्रोजन वाला वो क्या किया, ग्रहण करके अपना हाइड्रोजन आयन फिर से वो बना ले रही है। तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होती है उसका मापन कौन करता है, वोल्ट मीटर कर लेता है उसका मापन। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है भैया वो ऑक्सीकरण है, जो ग्रहण करता है अवकरण, जिसके कारण से ये वाला पात्र माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होगा Zn का, Zn4 में जो जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होता है वो होता है -0.763 होता है, -0.763 होता है। ठीक है ना, ये किसके लिए, तो इस विलयन के लिए। अब इसी प्रकार मान लो अगर जिंक के जवाब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर कर देते हैं, कॉपर कर देंगे तो यहाँ पर चित्र देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ा गया और यहाँ जो पात्र लिया गया वो कॉपर सल्फेट का लिया गया। क्या लिया गया, यहाँ जो पात्र लिया गया वो किसका लिया गया, कॉपर सल्फेट का लिया गया। तो भैया हमें यहाँ पर कॉपर का ज्ञात करना है, तो सेम कंडीशन यहीं पर चलता है। ये जो धातु की छड़ है ये कॉपर की है, ये कॉपर की है, क्योंकि जो देखो जो छड़ ली जाती है ना उसी का विलयन भी उठाया जाता है। अगर ये धातु की छड़ कॉपर का है इसका मतलब उसका विलयन भी क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का होगा। सिंपली मैं जो समझाना चाहूंगा यहाँ पर क्या होता है, कॉपर की जो छड़ होती है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ से क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तब जाकर कॉपर बनाने का काम करता है। सिंपली अगर नॉर्मली मैं इसको समझाना चाहूँ आपको तो समझिए आप ध्यान से, देखिए क्या होगा एकदम। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, यानी H प्लस बोल सकते हैं और 2E, यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उधर ढकेलने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। क्यों, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमताएं पाई जाती है, त्यागने की नहीं। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है लेकिन कॉपर ग्रहण करता है। इसी कारण से यहाँ जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है मतलब यहाँ पर इस बार क्या होगा, माइनस। जबकि इसमें क्या था,
प्लस था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रही है उसको कॉपर क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। Cu2 प्लस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना क्या बना ले रही है, कॉपर बना ले रही है। अगर इसको सिंपली मैं लिखना चाहूँ तो जो H2 है ना वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जा रही है। आप फिर लॉन से बीच में लॉन से का सिंबल आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो Cu2 प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, कॉपर में। ये सेल अभिक्रिया कहलाएगा। अगर चाहेंगे तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ही, देखो यहाँ पर इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जा रही है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। अब फिर लॉन से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो H प्लस आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये सेल अभिक्रिया कहलाएगा। देख सकते हैं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, फिर हाइड्रोजन आयन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो अपना हाइड्रोजन बना लिया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन ये लिखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने को हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस हाइड्रोजन आयन को क्या किया उन्होंने, कॉपर ने ग्रहण करके देखिए कॉपर बना दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने आप को आयनों में तोड़ देता है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागना शुरू करेगा। उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या किए, ग्रहण करके वो अपना कॉपर बना लेता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होता है उसका मान जानते हैं कितना निकलता है, उसका मान निकलता है प्लस 0.345 निकल कर आती है इसका इलेक्ट्रॉन विभव। नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी कि जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव वो होता है माइनस 0.763 होता है और इसका होता है 0.345 होता है। मैं जो आपको मोटा मोटी आपको इतना समझाना चाहता हूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका विभव हमेशा शून्य होती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका शून्य है, इसका मतलब जो भी निकलेगा इसी का निकलेगा। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। अगर नॉर्मली फिर से मैं आपको समझाना चाहूँ, देखो बुआ, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वहां ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वहां पर अवकरण। तो इस विलयन में हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, जिसके कारण से ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब रिनोड हो जाएगा, यानी ये काम करेगा किसका, इस बार एनोड का काम करेगा। ये यहाँ इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया मतलब अवकरण हो गया। तो ये आपकी इस बार किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, ठीक है ना। तो इस साइड आपकी माइनस, इस साइड इसमें प्लस। इसमें जैसे ही जिंक का लेकर चला था इसमें उल्टा था, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस था, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये वाला माइनस और ये वाला क्या है, प्लस है। तो देखो यहाँ ऑक्सीकरण अवकरण मेन चीज होती है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो भैया जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.763 होता है। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव तो प्लस चिन्ह छोड़िए, चिन्ह हटाइए, 0.345। कई बार एग्जाम में 0.34 भी देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका विभव शून्य होती है, ठीक है ना। जिसका भी ज्ञात करना होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वहां पर ऑक्सीकरण, जो ग्रहण करता है वो अवकरण। तो यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रही है माइनस, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिसके कारण इसको प्लस बोलते हैं। यहाँ पर कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि ये वाला विलयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण यहाँ अवकरण, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मानक हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।